तो इसकी तैयारी पूरे पूरे बस्ती जिले में जोरों शोरों पे चल रही है और ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम है। तो इस मंडल में बस्ती है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर 3 जिले हैं। तो तीनों जिलों से बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। पूरे मंडल में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 17 अक्टूबर को आदरणीय वामन मेश्राम साहब वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तमाम मुद्दों पे वो जानकारी देने के लिए 17 अक्टूबर 2025 को वो बस्ती जिले में आ रहे हैं। तो आपसे अपील है कि आप लोग बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं बुद्ध प्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आपके संगठन के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया था। तो वो आंदोलन सोशल मीडिया पर भी बखूबी देखने को मिला कि काफी सफल रहा। तो क्या लगता है कि उस आंदोलन से ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं और आगामी जो रणनीतियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी जो 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा जो अभी आंदोलन हुआ, वो आंदोलन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के एजुकेशन को लेके था, उनके रोजगार को लेके था, उनके अधिकार को लेकर के था। और उसका एक बहुत बड़ा पूरे देश में उसका एक प्रभाव बना, एक प्रभाव हुआ कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है और राष्ट्रव्यापी संगठन है जो विद्यार्थियों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और रोड पे आंदोलन कर रहा है। क्योंकि अधिकार मांगने से मिलने वाला है नहीं, तो अधिकार को लेना कैसे है, ये लोगों को बताना और जगाना, समझाना भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का ये उद्देश्य रहा। इसके माध्यम से जो उसने अपने हैंडबिल जो डिजाइन किए, उस हैंडबिल में उसने अपने मुद्दे को इन्वॉल्व किया, शामिल किया और लोगों तक डोर टू डोर उस हैंडबिल के माध्यम से हम एससी के स्टूडेंटों से, ओबीसी के स्टूडेंटों से, माइनॉरिटी के स्टूडेंटों से, सारे स्टूडेंटों से हम लोगों ने मुलाकात किया। तो बहुत ज्यादा रिस्पांस हमें मिला और लगभग 99% रिस्पांस मिला। फॉरवर्ड के स्टूडेंटों से मिला, उनका कोई रिस्पांस नहीं रहा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी जो है उनको सब जगह जगह मिल जाती है और सब जगह उनके जो है भले हो जाते हैं। अधिकार वंचित तो शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग किए जा रहे हैं। तो जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये जो संगठन है, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विद्यार्थियों का संगठन है जो इनके हक की लड़ाई लड़ता है। आप उन विद्यार्थियों को कैसे अपने संगठन में लाने का काम करेंगे, उन तमाम मुद्दों के साथ जोड़ने का काम करेंगे जो आरएसएस का जो स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी, कांग्रेस का एनएसयूआई और कम्युनिस्टों का एसएफआई, ऐसे बहुत सारे जो संगठन है ब्राह्मणवादी मनुवादी के लोगों के द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में, वहां पे बड़े पैमाने पे ओबीसी एससी के छात्र पढ़ते हैं और वो उन्हीं के संगठन में उन्हीं का डंडा झंडा जोड़ने का काम करते हैं। तो आप उन लोगों को अपने समाज से जुड़े मुद्दों में जोड़ने का काम कैसे करेंगे? अभी देखिए, जो आपने तमाम संगठनों की बात कही, तो अभी उन संगठनों का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो उन संगठन के लोगों ने जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के जो विद्यार्थी हैं, आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी हैं, ये केवल उनके संगठनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। डंडा धोने का, डंडा झंडा धोने का काम करते हैं और उनके पिछलग्गू बन के जो है वो अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं और उनका कोई स्वार्थ वहां सिद्ध नहीं होता है। दूसरी चीज है, जो नेतृत्व डेवलप होना चाहिए, जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, लीडरशिप की जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए, ऐसी कोई जानकारियां हो नहीं पाती वहाँ। और लास्ट में ये होता है कि पूरी अपनी जिंदगी खपा देते हैं और उनका वहां से ना तो खुद का कोई भला कर पाते हैं ना समाज का भला कर पाते हैं। और उन्हीं के जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंटों का इस्तेमाल करके फॉरवर्ड जो है अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। चाहे उनके अधिकार का मामला हुआ, वो अपने अधिकार के लिए हमारे स्टूडेंटों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इनके जब मामले आते हैं, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का कोई मामला आता है या इनका खुद का कोई मामला आता है, तो इनके मामले पे वो लोग खड़े होने वाले नहीं है। आज देख लीजिए, फीस वृद्धि बड़े पैमाने पर हो गई, इसके लिए किसी संगठन ने कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो है फेलोशिप मिलती थी, फेलोशिप बंद कर दी गई, वही रजिस्ट्रेशन इन संगठनों का नहीं है। अभी जो एबीपी है, जो अपने आप को कहती है कि हम स्टूडेंट का जो है लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वो केवल अपने लोगों के स्टूडेंट की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज के विद्यार्थी कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं।
तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को इसलिए बनाना पड़ा कि हमारे समाज के लोग इनके संगठनों में केवल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें विकल्प बना के देना पड़ा। और हम लोग अभी उन स्टूडेंटों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। उनको बोलने के तौर तरीके जो होने चाहिए वो कभी नहीं हो पाई। जो जानकारियां, जो पॉलिसियां हमारे बहुजन समाज के विद्यार्थियों के विरोध में बन रही हैं, उन पॉलिसियों की जानकारी हम लोगों ने किया, तो उन पॉलिसियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर में वो केवल पिछलग्गू बनकर केवल घूम रहे हैं। इन छात्रों से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ आपके संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मिश्रा, उनके द्वारा ओबीसी से जुड़े तमाम मुद्दों को लगातार उठाने का काम किया जाता रहा। तो क्या लगता है कि ओबीसी की जात आधारित जनगणना और तमाम ओबीसी से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप लोग कब तक किस तरीके से देखिए, अभी जो आपने ओबीसी की मुद्दे की जो बात कही है, ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। और इस मुद्दों की लड़ाई अभी वामन मेश्राम जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज कई सालों से ओबीसी के गिनती के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत में वही एक ऐसे हैं जो ओबीसी के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी ओबीसी के तो तमाम संगठन लोग चला रहे हैं, तमाम पार्टियां चला रहे हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर लड़ाई के तौर पे देखी जाए, जो ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, भाई हमारी लड़ाई जो ओबीसी की लड़ाई है वो हिस्सेदारी लड़ाई है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लड़ाई है। और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो प्राविधान भी किया हुआ है, मगर फिर भी जो है गिनती जो करनी चाहिए वो गिनती नहीं करा रहे हैं, और उसकी लड़ाई उन्हें तो लड़ रहे हैं। तो अभी संविधान में जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करता है कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो अगर ये होती है तो इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, तो ओबीसी को हिस्सेदारी मिलेगी। अभी हम ओबीसी के स्टूडेंटों से ये मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपकी हिस्सेदारी जो है 60 से 65%, वो आपकी हिस्सेदारी पे कौन अतिक्रमण किया हुआ है, आपके अधिकार को कौन समाप्त कर रहा है, आपके अधिकारों पे आपके अधिकार कौन जो है ले रहे हैं। तो अभी उनको भी ये समझ में आ रहा है। और कार्मिक मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया 2018 के लगभग में, तो वो डाटा ये आया निकल के, जो फर्स्ट क्लास की नौकरियां हैं, जो आईएएस पीसीएस जो हैं, यानी नंबर 1 की जो नौकरियां हैं, वो फॉरवर्ड के लोग हैं। और फॉरवर्डों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के पास में है। सेकंड क्लास की नौकरियों में जो डाटा आया 79.2% वही लोग हैं। तो आखिर में वो ओबीसी के अधिकारों पे किसका कब्जा है? शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, जिसके रिजर्वेशन भी ये भी एक गलतफहमी लोगों में फैलाई गई। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है। और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी जो आबादी इस देश में है वो 15% है, मगर उनको भी अपनी हिस्सेदारी पूरी नहीं मिल रही है। लगभग 10% यही लागू है, दिख रहा है। और ओबीसी को 27% मिला, जबकि उसको 1932-31 के अनुसार जो 52% उनकी संख्या है उतना मिलना चाहिए, मगर दिया कितना? 27। लागू कितना है? तो वो लागू जो वर्तमान में जो दिख रहा है, जो डाटा दिख रहा है, वो 6 से 7% है। बाकी का आप जो ये डाटा बता रहे हैं और तमाम जो सारी बातें आप बता रहे हैं, ये सब ओबीसी को जागृत करने के लिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कांग्रेस भी संविधान को हाथ में लेकर ओबीसी की जात आधारित जनगणना की बात कर रही है, और तमाम संगठनों के द्वारा ओबीसी से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने का काम किया जा रहा है, बात करने का काम किया जा रहा है। तो आपका संगठन, आपके जो नेता हैं, वो किस तरीके से इस मुहिम को छेड़े? देखिए, अभी जो आपने ये बात कही कि कांग्रेस जो है संविधान केवल दिखाती है, ये लोग दिखावटी बाज लोग हैं, केवल दिखावटी करते हैं, और हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोग इमोशनल करते हैं। क्योंकि बहुजन समाज भोला भाला समाज है, और भोले भाले समाज जल्दी गुमराह हो जाते हैं, और उनको गुमराह कर रहे हैं वो लोग। इस देश में सबसे ज्यादा शासन किसने अगर किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। और सबसे ज्यादा सत्यानाश अगर इस देश में किसी का हुआ और किसी का जो है हो रहा है और किसी ने किया है, तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया है, और बहुजन समाज का सत्यानाश हो रहा है। इन्होंने संविधान के, जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है, इस देश में इन लोगों ने शासन किया। ये चाहते तो संविधान को 100% लागू कर सकते थे, लेकिन संविधान को इन लोगों ने 5% भी पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया। तो सबसे ज्यादा सत्यानाश कांग्रेस के लोगों ने किया। आज वर्तमान में जो बीजेपी है, ये कांग्रेस के नक्शों कदमों पे चल रही है। भाई, जो 1991 में एलपीजी नाम का जो कानून कांग्रेस बनाई, कांग्रेस ने लेकर के आई थी ना, आज उस कानूनों का प्रभाव क्या हुआ? बीजेपी उनके उस कानून को पूरी तरीके से लागू कर रही है। सरकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने में प्राइवेट कर रही है। ये कांग्रेस के बनाई हुई पॉलिसी है। विद्यालय का देख रहे हैं क्या हालात है। आज एलकेजी यूकेजी के बच्चों की जो फीस है 1000-2000 नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए है। तो इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाना संभव ही नहीं हो पा रहा है। और अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई, वो तो एकदम गुलाम बनाने वाली नई शिक्षा नीति है। तो ये दोनों मिल करके
इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और वो लोग तमाम संविधान पे अभी देख रहे हैं, संविधान पे ऊट पटांग बयानबाजियां कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी जो मंशा है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित रखना और गुलाम बनाना, ये उनका ये उद्देश्य है। तो वो अपने उस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, मगर वो अपने इस उद्देश्य पे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है और बहुजन समाज के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अगर वो अपने अपने पे आ गया तो उसको अपने भीमा कोरेगांव का इतिहास तो अभी उनको नहीं पता है, उन ब्राह्मणों को नहीं पता है जो इस तरह की ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन ब्राह्मणों को अभी ये भीमा कोरेगांव का इतिहास पता नहीं है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अपने भीमा कोरेगांव का इतिहास जानकारी है। अगर बहुजन समाज के लोग अपने पे आ गए तो जिस तरीके से 500 वो सूरवीर सैनिकों ने, हमारे लोगों ने जिस तरीके से उनके 28,000 पेशवाओं को जो गाजर मूली के तरीके से काटा था, हम उसी तरीके से लोग काटने पीटने वाले लोग हैं। तो अगर ये ऐसी कंडीशन बनी तो हम लोग अपना इतिहास दोहराने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अभी ये मर्यादाएं में हैं, अभी हम संविधान के दायरे में हैं और मर्यादा में हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो अभी हम संविधान के दायरे में ये बात कह रहे हैं। अगर वो लोग जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो लोग अपने उस बयानबाजी पे नहीं वापस होते हैं, ऊट पटांग बयानबाजी अगर ऐसे करते रहे वो लोग, तो हम लोगों को भीमा कोरेगांव के इतिहास दोहराने में समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज अभी जागरूक हो चुका है। अब वो जो है गुमराह होने वाला नहीं है, और गुमराह नहीं हो रहा है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, हमेशा लड़ाने भिड़ाने का काम किया। एससी को ओबीसी से लड़ाया, कभी ओबीसी को माइनॉरिटी से लड़ाया, हिंदू मुस्लिम के माध्यम से लड़ाया। अभी ये लड़ाइयाँ संभव ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि ओबीसी के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गए, अपने अधिकारों की जानकारी हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया वो अगर लागू हो जाए, 100% लागू हो जाए, तो किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमें अधिकार वंचित कर किसी ने रखा, तो इन ब्राह्मणों ने रखा। एससी के लोगों को भी जानकारी हो गई कि हमको जो अधिकार वंचित रखा इन्होंने ही रखा। माइनॉरिटी के लोगों को भी जानकारी हो गई कि माइनॉरिटी के लोगों को किस तरीके से अधिकार वंचित रखा गया। वो गुलाम भारत में उनकी जो भागीदारी थी शासन प्रशासन में वो 43% थी। आजाद भारत में क्या है, 1.5% भी नहीं है। तो ये हालात किसने पैदा किए, किसने ये हालात बनाई? तो अभी माइनॉरिटियों को भी ये जानकारी हो गई। तो वो अभी जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अभी अपने आप को भाईचारा निर्माण कर रहे हैं, और जो जिन लोगों ने अभी अधिकार वंचित किया था इन लोगों को, अभी उनसे मुकाबला करने को तैयार हो गए हैं। तो अब ब्राह्मण खुद सामने आ रहा है। ब्राह्मण अभी ये जो लड़ाने भिड़ाने वाला काम कर रहा था, अब ये लड़ा भिड़ा नहीं पा रहा है, तो इसको अब सामने आना पड़ रहा है। अब सारे लोगों को ये पता चल रहा है कि यही जो है इस देश के जो ब्राह्मण लोग हैं, इन्हीं लोगों ने जो है हमें अधिकार वंचित रखा था, गुलाम बना के रखा था। यही लोग पुनः हमें अधिकार वंचित गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो अभी इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये जानकारी हो गई है, तो अभी हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी 17 अक्टूबर को हमारे जिले में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है, और उस कार्यक्रम में आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं। और उसमें जब आएंगे तो उसमें बहुत सारे विषय लगे हुए हैं, जिन विषयों पे वो लोग अभी जो बड़े पैमाने पे चर्चा होने वाली है। उसमें ओबीसी की गिनती का मुद्दा है, जो कई सालों से वो निरंतर ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे ओबीसी के जो है ओबीसी को अधिकार वंचित किया गया। दूसरा मुद्दा उसमें मशीन का है कि मशीनों के माध्यम से किस तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है। जब उन्होंने इस मामले को उठाया तो बहुत सारे लोगों ने उनका बुरा भला कहा। आज ये सारे लोगों को पता चल रहा है कि किस तरीके से मशीनों के माध्यम से जो है वोटों की चोरी की जा रही है। दूसरा कोई तो बताया नहीं, और निरंतर उस पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी किस तरीके से जो है वोट चोरी किए जा रहे हैं उसके भी बहुत सारे सबूतों के माध्यम से बताया जाएगा उधर। उसमें और भी तमाम मुद्दे हैं। जो शिक्षा का मुद्दा है कि किस तरीके से जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुलाम बनाया जा रहा है, किस तरीके से विद्यालय मर्ज करके बच्चों के अधिकार को अधिकार वंचित किया जा रहा है, किस तरीके से जो शिक्षक है, शिक्षक को कैसे छांटना है। अभी जो ऑलरेडी कई साल सेवा दे चुके हैं विद्यालयों में, उनको भी कैसे जो है छांटना है, कैसे अलग करना है, कैसे उनको नौकरी से समाप्त करना है। तो उस पर भी सरकार ने कानून बनाकर लेकर के आई है। तो इन सारे मुद्दों पे वहाँ बड़े स्तर पे जो है चर्चा होने वाली है। तो इसकी तैयारी पूरे बस्ती जिले में जोरों शोरों पे चल रही है, और ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम है।
तो इस मंडल में बस्ती है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर 3 जिले हैं। तो तीनों जिलों से बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। पूरे मंडल में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 17 अक्टूबर को आदरणीय वामन मेश्राम साहब, वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तमाम मुद्दों पे वो जानकारी देने के लिए 17 अक्टूबर 2025 को वो बस्ती जिले में आ रहे हैं। तो आपसे अपील है कि आप लोग बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। सुनने के बाद वो लोग जो है, आप अपने सुनने के बाद, वो जानकारी को हासिल करने के बाद आप उन लोगों को भी जानकारी दे सकते हैं जो सोशल मीडिया से दूर है, जो लोग सोशल मीडिया नहीं चला पा रहे हैं। तमाम ऐसे समाज में लोग हैं जो सोशल मीडिया नहीं चला पा रहे हैं। तो अगर वो लोग आते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो जो लोग नहीं चला पा रहे हैं, जिनके पास सुनने समझने की साधन संसाधन नहीं है, तो वो लोग स्वयं जा करके उनको बता समझा सकते हैं कि कैसे मशीनों से वोटों की चोरी हो रही है और कैसे ओबीसी गिनती नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों होनी चाहिए। इन मुद्दों पर वो जागरूक कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित है और बड़ी तादाद में लोग इस जिले में, बस्ती जिले में जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बुद्धगिरी पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तेज और तर्रार उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से जुड़े तमाम मुद्दों को, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनकी बातों से आप कहां तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। महल के सरमनंद वंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।